हेलो स्टूडेंट, आप सभी के मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्शन पर। देखिए, आज क्लास 12 के हिंदी बुक का वीडियो बनाए हैं जो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों सब्जेक्टों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अगले माह में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिससे आप लोग को लाभ मिले, आप लोग की जो तैयारी है वो और बेहतर तैयारी हो सके, इसके लिए वीडियो बनाया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई। यानी नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई के मतलब होता है कि नारी का जो स्थान था वो स्थान कब से उन लोगों को देना शुरू कर दिया गया। यानी नारी को किस स्थान पे रहना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, वो हक उन लोगों को कब मिला। तो जो उन लोग को यह प्रधानता मिला वो है, देखिए सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई, 2021 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दीजिएगा लोग। इसका आंसर है जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। देखिए, जब मानव जाति ने, जब इंसान कृषि का कार्य करना शुरू किया, यानी खेती का काम करना जब शुरू किया, तो उस समय से स्त्री घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगे। तो हम जो नारी को प्रधानता मिला, यानी उन लोग का जो काम या जो काम है करने को जो मिला, वो जब कृषि का काम आरंभ हुआ तभी से मिला। यानी उन लोग को जो प्रधानता मिला कृषि का काम शुरू हुआ तब से मिला। देखिए, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि के विकास के साथ नारी की प्रधानता आरंभ हुई। यानी कृषि यानी खेती के काम जब शुरू हुआ तब से नारी की प्रधानता मिलना भी शुरू हो गई। जब कृषि का कार्य आविष्कार हुआ ना, जब कृषि यानी खेती के काम जब आविष्कार किया गया तो जो मनुष्य थे दो भागों में बट गए। एक नारी जो घर के अंदर कार्य करने लगी और दूसरे जो घर से बाहर कार्य करने लगे। तो नारी की जो प्रधानता मिली वो कृषि के विकास के साथ, जैसे कृषि का विकास हुआ, खेती में जैसे विकास हुआ, वैसे ही नारी को भी प्रधानता मिली, उन लोगों को भी उसी समय से प्रधानता मिलना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और 21 में। यानी जो भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, यानी भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या इच्छा रखते थे, वो किस रूप में विद्यार्थी लोग को देखना चाहते थे। तो भगत सिंह का जो इच्छा थे विद्यार्थियों से, देखिए सबसे पहले उनका कहना क्या था। भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो, यानी हिंदुस्तान को यानी हम लोग को देश को ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो तन मन धन, यानी तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। यानी अपना तन भी, मन भी और धन भी तीनों देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी पर लुटा दे। यानी उसकी जिंदगी जितनी साल की हो वो पूरे देश पे न्यौछावर कर दे, देश के लिए मर मिटे। ये जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ विद्यार्थी लोग कर सकते हैं। ये जो तन मन धन से जो देश पर अपने आप को पूरी तरह से जो अर्पित कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है, विद्यार्थी ही लोग कर सकते हैं। तो जो सारी उम्र है देश पर आजादी के, देश की आजादी पर लुटा दे, ये जो भी कर सकते हैं सिर्फ विद्यार्थी ही लोग कर सकते हैं। तो सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं, वो भगत सिंह भी बोले हैं कि सिर्फ ये काम जो है
विद्यार्थी ही कर सकते हैं। भगत सिंह का कहना था कि यहाँ तक तो आप लोग का आंसर हो गया, इसमें आप लोग और लिख सकते हैं कि भगत सिंह का मानना था कि जो विद्यार्थी हैं किताब से तो ज्ञान अर्जित करें, साथ ही साथ राजनीतिक में भी जो है राजनीति के बारे में भी ज्ञान अर्जित करें, राजनीतिक में भी भाग लें। उनका ये कहना था, क्योंकि जो विद्यार्थी कर सकते हैं, जो युवा नेता कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। देखिए हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2020 और 21 में पूछा गया है। देखिए हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना जो थे, जो लड़का था या जो व्यक्ति, वो बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे, बहुत गरीब थे। यानी जो राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता था ना, जो झंडा तोलन वगैरह, झंडा जो फहराया जाता था, तो राष्ट्रगान को दोहराते थे। उनकी पहचान भी थी। देखिए उनकी पहचान क्या थी, फटा सुनाथा नहीं, फटा सुथना पहने एक गरीब छात्र के रूप में थे। यानी जो लड़का वो था, उसका यही पहचान ही था कि वो फटा सुथना पहने हुए रहता था हमेशा, उसकी यही पहचान थी। वो इतने गरीब फैमिली से आ रहा था कि वो हमेशा फटा सुथना, यानी उसका जो पहचान था, आप लोग को इतना ही याद रखना है कि हरचरना की क्या पहचान थी, तो वो फटा सुथना हमेशा पहने हुआ रहता था, वो एक गरीब छात्र था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। यानी पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो क्या बनता है। पुरुष में जब नारी का गुण आ जाता है तो लोग क्या बन जाते हैं। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह अर्धनारीश्वर बन जाता है। यानी पुरुष में जब नारी का गुण आ जाता है तो वो अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्धनारीश्वर जो है वो एक शंकर भगवान के नाम के रूप में लिया गया है, उन्हीं के, शंकर और पार्वती जी के रूप में। तो जो जिस पुरुष में नारी का गुण आ जाता है ना, वो देवता के रूप में हो जाते हैं। देवते यानी देवता के रूप में आ जाते हैं वो। तो पुरुष में जब नारी का गुण आ जाता है तो देवता के रूप में हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो रूप है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो जिस मनुष्य में, यानी जिस पुरुष में नारी का गुण आ जाता है वो अर्धनारीश्वर हो जाता है, उसमें देवताओं का रूप आ जाता है। और यही क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है, अगर स्त्री जब पुरुष का गुण ले लेती है तो वो क्या बन जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका भी आंसर है कि स्त्री जब पुरुष का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। स्त्री जब पुरुष के गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। ये आप लोग क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, जो सड़क है उसको क्यों सींचा जा रहा है। तो सड़क को इसलिए सींचा जा रहा था क्योंकि उस रास्ते से राजा प्लस उनकी सवारी वगैरह, उनके साजबाज जो था वो गुजर रहा था। तो उस रास्ते से जब गुजर रहा था तो उसको इसलिए सींचा जा रहा था कि उस रास्ते के धूल कण उड़ के राजे के जो शरीर है उस पे ना पड़ जाए, जिसके चलते सड़कों को सींचा जा रहा था। आंसर है, सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने छत्र छावर के साथ गाज बाजे के साथ आ रहे हैं, तो कहीं धूल ना उड़े, इसलिए सड़कों को सींचा। यानी राजा जो है उस सड़क से गुजर रहे थे अपने पूरे साजबाज के साथ, तो उस सड़क के धूल उड़कर उनके शरीर पर ना पड़ जाए, जिसके चलते सड़कों को सींचा जा रहा था। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहां कहां की धूप एक जैसी होती है। ये क्वेश्चन 2015 और 2019
में पूछा गया है। देखिए, कवि गजानन मुक्तिबोध के अनुसार, कवि गजानन मुक्तिबोध के अनुसार एशिया, यूरोप एवं अमेरिका, एशिया, यूरोप और अमेरिका की गलियों की जो धूप होती है ना, वो एक जैसी होती है। कवि गजानन जी बोले हैं कि एशिया, अमेरिका, यूरोप की जो गलियों की धूप है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, करवक के कवि की क्या सोच है? करवक के कवि की क्या सोच है? ये क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा गया है। करवक के कवि की क्या सोच है? आंसर है, देखिए सबसे पहले कि करवक के कवि जो थे उनका कहना था कि फूल हो या फिर इंसान हो, कुछ भी हो, जैसे फूल को नष्ट कर देने पे भी वो अपना महक कायम रखता है, वो अपनी खुशबू कायम रखता है। उसी तरह इंसान जो है अच्छी कर्म करता है, मर जाने के बाद भी उसके गुणों को लोग याद रखते हैं। उनका यह इसी टाइप का कहना है। आंसर है, करवक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी करवक के जो कवि है मोहम्मद जायसी हैं। इनका सोच है कि फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, यानी फूल झड़कर नष्ट हो या फिर कोई उसे तोड़कर फेंक दे या फिर किसी भी तरह से वो नष्ट हो, पर उसकी खुशबू रह जाती है। यानी फूल झड़कर नष्ट हो या फिर उसे कोई तोड़कर फेंके, जो उसकी खुशबू है वो कायम रहती है, वो खत्म नहीं होती है। इसी तरह मैं एक दिन मर जाऊंगा लेकिन मेरी लिखी कविता अमर रहेगी। उनका कहना है कि मैं जो ये कविता लिखा हूँ, उसी तरह एक कविता लिखने के बाद कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी लिखी हुई कविता उसी तरह कायम रहेगी। यानी जिस तरह फूल जो है पौधे से टूट जाता है या फिर झड़कर जमीन पे गिर जाता है, फिर भी उसकी खुशबू रह जाती है, उसी तरह जो मैं ये पोयम लिख दिया हूँ, कविता जो लिख दिया हूँ, ये लिखने के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये जो मेरी लिखी हुई कविता है ये अमर रहेगी, लोग इसे याद रखेंगे। तो करवक के जो कवि थे उनका यही सोच था कि मेरी लिखी हुई कविता लोगों को याद रहेगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स।